केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाया था और आज बारी है आयनिक इक्विलिब्रियम की। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से यही कहूंगा कि पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करते रहिए। हर एक चैप्टर में से या तो एक या दो क्वेश्चन ही आए होंगे, तो इस तरह से आपके पिछले 15 सालों में मैक्सिमम हद से हद भी हम मान लें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और इन 30 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से ट्राई कर लोगे तो बहुत हद तक आपके साथ बेटर रहेगा, तैयारी आपकी काफी अच्छी रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम की, और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का ये सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन कराने में हेल्प करता है लिक्विड स्टेट के अंदर। और हम इसको ये भी कह सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालते ही अपने आयंस की फॉर्म में टूटता है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास कई तरह के, कुछ होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग जो पूरी तरह से 100% टूट जाते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दूसरे के कंपैरिजन में कम डिसोसिएट होते हैं, और एक होते हैं वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, जिनका डिसोसिएशन 1%, 2%, 3% रहता है। उन्हें वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन आपके लेवल पे हम इलेक्ट्रोलाइट को दो ही कैटेगरी के अंदर रखेंगे। एक है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर हमें दिखा सकते हैं कि ये वो सब्सटेंस हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, इन्हें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया। और एक होंगे आपके पास जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने कहा जहां कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, जैसे आपके पास CH3COH है, पानी के अंदर अगर आप इसको डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता, 2% या 3% ही इसका आयनाइजेशन होता है, बाकी पूरा आयनाइजेशन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता है इरिवर्सिबल एरो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है आपके पास रिवर्सिबल एरो। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी याद रखें, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से रिएक्शन को शो किया जाता है, और ये ऑब्वियस है कि वाटर के अंदर है तो यहाँ पर एक्वा शो किया जाएगा, ये आपका सॉलिड है। इसी तरह से HCN ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होगा। फास्फोरस के जितने भी एसिड हैं सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम होंगे, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने जानबूझ के आपको कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताए हैं, क्योंकि कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग भी हैं वीक भी हैं। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने किसको वीक कहना है किसको स्ट्रॉन्ग कहना है? तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर मैंने वीक एग्जांपल दे दी उस एग्जांपल्स को याद रखना। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, फास्फोरस के एसिड हो गए, और एक कार्बोनिक एसिड, इनको खास तौर पर आपने यहाँ पर याद रखने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री मूविंग आयन होते हैं। इन्हीं फ्री मूविंग आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये बात आपने यहाँ पर याद रखी। जहां तक बात आती है आयनाइजेशन किसे कहते हैं, डिसोसिएशन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इन कुछ बातों को। आयनाइजेशन का मतलब है जब कोवेलेंट कंपाउंड अपने आयंस की फॉर्म में टूट रहा है, इसे आयनाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, HCl और NaCl में डिफरेंस होता है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है, वो पहले ही आयंस की फॉर्म में होता है, लेकिन HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, आयंस की फॉर्म में नहीं होता। जब आप इसको पानी में डालते हैं तभी आयंस की फॉर्म में टूटता है, तो आयंस का बनना आयनाइजेशन कहलाया जाता है। NaCl में आयनाइजेशन नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से ही आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब आप इन आयंस के बीच में बाहर से वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने से ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस हो जाते हैं, और इस चीज को हम डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और अगर हम पानी यहाँ पर इतना ज्यादा मिला दें कि इन आयंस के बीच में कुछ भी अट्रैक्शन ना रहे, उसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से पहचानते हैं। अब बारी है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी याद रखिएगा कि एक मोल में से कितना सब्सटेंस डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच डिसोसिएट आउट ऑफ 1 मोल, इसे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और परसेंटेज आयनाइजेशन अल्फा इंटू 100, ये फार्मूला याद रखेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है अल्फा, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर आप इसको कर देते हैं तो परसेंटेज आयनाइजेशन इस चीज को कहा जाता है। अब बारी है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑब्जर्व होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑब्जर्व नहीं होता। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड हो सकता है, NH4 हो सकता है, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ एसिटिक एसिड एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जहां पर आयनाइजेशन 1 से लेके 3% या 2 से लेके 3% तक होता है। बहुत बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर मैं सपोज मान लेता हूं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C और यहाँ है 0
0 क्योंकि इनिशियली आपने लिया है C मोल और ये है बाकी डिसोसिएट हुआ ही नहीं और इक्विलिब्रियम के वक्त आपने कहा इसमें से टूटा C अल्फा, इसमें से टूटा C अल्फा, ये मिला C अल्फा, ये मिला C अल्फा। तो अब देखिए अगर यहाँ पर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड Kc इज इक्वल टू Kc, अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में कह रहे हैं क्योंकि एसिड है तो मैं इसको Ka कह देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है आपके पास चीजें दी गई हैं आपको यहाँ पर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CH3COH है आपके पास। अब आपको इस बात का अच्छे से पता होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन C अल्फा स्क्वायर C अल्फा और H आयन भी यहाँ से गिवन है C अल्फा डिवाइडेड बाय ये जो लेफ्ट है हमारे पास C माइनस C अल्फा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैन से Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये मानते हैं कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। अभी मैंने कहा कि ये एसिटिक एसिड वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, 2 से 3% बहुत कम है और 1 के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में अगर आप इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो कोई गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल बेटर रहेगा। और यहाँ से आप समझ सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू Ka बाय रूट C, इस तरह से इसको आप मान सकते हैं, किया जा सकता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना। अगर आपसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो फार्मूला आपके पास है। अगर आपसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H आयन निकालनी है तो फार्मूला आपके पास है, दैट इज इक्वल टू C अल्फा। वहीं पर अगर आपसे कहते हैं कि आपको निकालनी है परसेंटेज आयनाइजेशन तो परसेंटेज आयनाइजेशन क्या हो जाएगी 100 इंटू अल्फा। इस तरह से परसेंटेज आयनाइजेशन यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास बात थी कि किस तरह से हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से मालूम पड़ता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये हमने देख ही लिया है। अब अगर आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल अब आप मेरे को देखिए सॉल्व करके बताइएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बस ध्यान रखिए अगर अल्फा निकालना है तो ये फार्मूला है, परसेंटेज आयनाइजेशन निकालनी है और अगर H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो अभी आपके पास C अल्फा यहाँ रहता है। ध्यान रखिए ये एक्सप्रेशन है। अगर आपके पास वीक एसिड है और H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, C माने कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी दी गई है, अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया गया है। अगर आपके पास बेस होता तो बेस के केस में आप OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जो कि वो भी C अल्फा के बराबर ही होता है। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस, C इज द कंसंट्रेशन, इस तरह से। और अगर आपको Kw निकालना हो जिसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, H आयन OH आयन कंसंट्रेशन उसे Kw भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब Kw की वैल्यू अगर हमें ना दी जाए तो हम 10⁻⁻14 मानते हैं तो 10⁻⁻14 होता है। और अगर आप H आयन कंसंट्रेशन जानते हैं तो आप OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और OH आयन कंसंट्रेशन जानते हैं तो आप H आयन कंसंट्रेशन को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे कंसेप्ट को एक साथ इंटर रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में अलग अलग चीजों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अल्फा कैसे निकालना है, परसेंटेज आयनाइजेशन कैसे निकालनी है, H आयन कंसंट्रेशन अगर अल्फा दिया गया है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, Kw दिया गया है तो निकाल सकते हो। इस तरह से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन और ये है इसके ऑप्शन। अब जरा सोच के देखिए कैसे कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जरा ट्राई कीजिए। इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि ये पीछे हाइडेड होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपसे कहा इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इतना आपके पास सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का जिसका Ka आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको गिवन है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है यानी अल्फा निकालना है आपको, अल्फा। और क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन यानी 0.01 यानी 10⁻⁻2 मोलर और Ka दिया गया है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻3। बस पुट द वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू √Ka बाय C और मैं कह सकता हूँ Ka कितना हो गया आपके पास 1.6 या इसको आप 16 इंटू 10⁻⁴
1.6 इंटू 10⁻³ था और हम इसको 16 इंटू 10⁻⁴ भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ नीचे 10⁻² है। 10⁻⁻² अंडर द रूट ये ऊपर जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁴ 10⁻² अंडर द रूट और ये सॉल्व करके नाउ वी कैन से 16 का आएगा 4 और ये कितना आएगा आपके पास 10⁻⁻⁻1 और इस तरह से आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है, अब जहां पर अब देखो अल्फा आ गया आपके पास, अल्फा आ गया तो अल्फा आने के बाद अब आप एच आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। एच आयन कंसंट्रेशन आ जाने के बाद अब आप ओ एच आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। पीएच सॉल्व करने के लिए एच आयन कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको के दिया गया है आप एच आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ओ एच आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, फिर आप वहां पे पीएच को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी टॉपिक को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हो। रट लोगे, कितना रटोगे, कितना याद करोगे, अगर उसको समझ के करोगे, इंटरकनेक्शन उनका समझ जाओगे तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। अब बारी है एसिड बेस कंसेप्ट की। एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर हम सभी जानते हैं मेन हमारे पास ये 3 कंसेप्ट हैं, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लुईस। इसके अलावा लक्स और फ्लड कंसेप्ट को भी आपको करना होगा। अरेनियस कंसेप्ट के बारे में खास बात है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर एप्लीकेबल होता है और लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस कंसेप्ट वाटर के अंदर के अलावा भी और जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं। अरेनियस कंसेप्ट हमें क्या कहता है? अरेनियस कंसेप्ट ये कहता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हमें एच आयन देता है उसे हम एसिड कहते हैं और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हमें ओ एच आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। ये हमारा कंसेप्ट कहता है। तो ये कंसेप्ट इतना बेटर कंसेप्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वाटर को मेन कंपोनेंट माना, अगर वाटर नहीं है तो वो एसिड और बेस नहीं है। इसकी एक खास बात थी, इसने कहा कि पानी के अंदर एच आयन एग्जिस्ट नहीं करता। पानी के अंदर होता ये है कि एच आयन हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये एच आयन एक वाटर के साथ कंबाइन हो सकता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, एच आयन 2 वाटर के साथ कंबाइन हो सकता है और आप समझ सकते हो H5O2 पॉजिटिव की फॉर्म में, यही एच आयन 3 वाटर के साथ कंबाइन हो सकता है और यहाँ पर ये H7O3 पॉजिटिव की फॉर्म में, यही एच आयन मैक्सिमम 4 वाटर के साथ कंबाइन हो सकता है H9O4 पॉजिटिव की फॉर्म में। इन सभी को हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एच आयन एग्जिस्ट है, पहली चॉइस आपकी ये होनी चाहिए H9O4 पॉजिटिव, जिसका मतलब टेट्राहाइड्रेशन कहा जाएगा। अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस H3 पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका वहां पे प्रेजेंट होगा। ऐसे ही OH आयन भी हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम टेट्राहाइड्रेशन आपने उसका शो करना है। फिर बारी आती है यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की। जहां तक ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बात है, सिंपल सी चीज, जो प्रोटॉन का डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं और जो प्रोटॉन को गेन कर सकता है उसे हम बेस कहते हैं। तो बेस और एसिड डायरेक्ट डेफिनेशन होगी। जैसे मेरे पास HCl है, मेरे पास अमोनिया है, मैंने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन ऐसे हुई है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी इसने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया, तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो गेन कर रहा है वो बेस है, हमने यहाँ पर देख लिया। ऐसे ही अगर आपके पास वाटर है, वाटर की अमोनिया के साथ रिएक्शन है, तो रिएक्शन यहाँ पर ऐसी हुई कि वाटर ने अपना प्रोटॉन यहाँ पर दिया OH नेगेटिव में और ये NH4 पॉजिटिव के अंदर, तो वाटर यहाँ पर एसिड हो गया और ये यहाँ पर बेस हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास HNO3 है, साथ में H2O है, तो रिएक्शन ये होती है कि H3O पॉजिटिव बनता है, NO3 नेगेटिव बनता है, यानी इसने वाटर को अपना प्रोटॉन दिया और इस तरह से ये यहाँ पर बेस है, ये यहाँ पर एसिड है। यानी इस कंसेप्ट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसे यहाँ देखो, वाटर यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा था लेकिन यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। कोई भी चीज परमानेंटली एसिड नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके साथ में क्या चीज दी गई है। अब साथ में दी गई चीज अगर एसिड है तो वो सब्सटेंस बेस होगा, साथ वाली चीज अगर बेस है तो वो सब्सटेंस एसिड होगा। ऐसी चीज, ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड, ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसे एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के नाम से पहचाना जाता है। तो एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है, कॉन्जुगेट एसिड किसे कहा जाता है। तो कॉन्जुगेट एसिड को आप अच्छे से याद रखेंगे कि आपको जो भी स्पीसीज दी गई है उसमें आप H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। और ऐसे ही जो भी स्पीसीज दी गई है उसमें से अगर आप H
पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं तो वहां पे कॉन्जुगेट बेस बनता है। जैसे आपके पास H2SO4 है, H2SO4 का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H2SO4 में H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा H3SO4 पॉजिटिव। और अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है H2SO4 में से एक प्रोटॉन बाहर निकाल दीजिए तो क्या बनेगा आपके पास HSO4 नेगेटिव। इसी तरह से आपके पास NH3 है, कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाना है, इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए यानी ये बनेगा NH4 पॉजिटिव, इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल दीजिए ये बनेगा NH2 नेगेटिव। इस तरह से ये हमारा पूरा कंसेप्ट कॉन्जुगेट एसिड और बेस का यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये कर सकते हैं। जहां तक बारी है लुईस कंसेप्ट की, तो लुईस कंसेप्ट के अंदर सीधी सी बात है, ये कहता है कि एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है वो एसिड है, और बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहते हैं। याद रखिएगा बेस का दूसरा नाम न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो ऑर्गेनिक की चीज भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी। एसिड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोफाइल। मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ मिनिमम में मैक्सिमम को हम कवर कर रहे हैं। बेस को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं और एसिड को इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। अब जरा देखिएगा आपके पास ये है अमोनिया, अमोनिया के पास है लोन पेयर, आपके पास है AlCl3, AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा है। अब अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इस तरह से मैं कहूंगा कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ अमोनिया एक लुईस बेस है, AlCl3 ने गेन किया तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जरूर होता है। इस टाइप को यहाँ पर समझ लीजिएगा। और अब है आपका अगला कंसेप्ट जिसे लक्स एंड फ्लड कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। लक्स और फ्लड कंसेप्ट के अंदर ये कहते हैं कि एसिड वो है जो ऑक्साइड आयन गेन करता है, बेस वो है जो ऑक्साइड आयन डोनेट करता है। जैसे MgO O-2 देता है, इट इज मेड अप ऑफ Mg पॉजिटिव O-2, और ये है CO2 ऑक्साइड आयन को गेन करता है, CO3-2 बनाता है और फिर Mg+2 और CO3-2 कंबाइन हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर CO2 ने ऑक्साइड आयन को गेन किया तो ये एसिड हो गया, MgO ने ऑक्साइड आयन का लॉस किया तो ये बेस हो गया। इसी तरह से ये ऑक्साइड आयन इसको डोनेट करता है तो हम कहेंगे कि भाई ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा एसिड। इस तरह से यहाँ पर लक्स एंड फ्लड कंसेप्ट को कह सकते हैं। एसिड बेस कंसेप्ट की सभी बातें हो चुकी हैं। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर को हम वाटर प्रोटोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। वाटर इस तरह से डिसोसिएट होता है। अगर वाटर इस तरह से डिसोसिएट होता है तो KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हुआ? द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन, इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने कहा H आयन एग्जिस्ट एज H3 पॉजिटिव एंड OH आयन, इसको भी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से पहचाना जाता है। अब आप जान लीजिए आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। जैसे जैसे आप वाटर को हीट करेंगे इसके बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा H आयन और OH आयन मिलेंगे, इसलिए हम कहते हैं KW इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने KW का जिक्र किया था। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये बढ़ता है और अगर इसकी वैल्यू नहीं दी जाती तो 298 केल्विन पे 10⁻⁻14 इसकी वैल्यू रहेगी। इस वैल्यू को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। अब बारी है पीएच की। पीएच एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बताने में मदद करता है। पीएच की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन, या आप इसको माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के नाम से भी पहचान सकते हैं। बेस के लिए कहते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे pH है वैसे ही आपके पास POH है, और ऐसे ही pH प्लस POH का सम हमेशा 14 होता है, ये भी याद रख लीजिए। अब देखिए Ka मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर के अंदर एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई pK क्या होगा तो जवाब सामने है, बिल्कुल ऐसे ही माइनस लॉग Ka pK हो जाएगा। अब मैं पूछूं pKb क्या होगा, माइनस लॉग Kb pKb हो जाएगा। अब मैं पूछूं pKw क्या होगा तो pKw माइनस लॉग Kw को हम pKw के नाम से पहचानेंगे। कंसेप्ट को रिलेट करना है, इंटर रिलेटेड करना है कंसेप्ट, सभी कंसेप्ट आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब जान लीजिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको। ये आगे हैं आपके पास न्यूमेरिकल, पीएच फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, अगर आपको एसिड गिवन है तो आप पहले पीएच का पता लगाइए जो कि होती है माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आपको बेस दिया गया है
अगर आपको न्यूमेरिकल में बेस गिवन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर न्यूमेरिकल में बेस गिवन है तो पहले कोशिश कीजिए आप पता लगाएंगे वहां पे पीओएच, और पीओएच होती है माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन, और जब एक चीज आ गई तो दूसरी चीज को बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसे आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी होनी चाहिए। दो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। ये पहला एसिड है, HCl एसिड है। अगर एसिड है तो डायरेक्ट क्या निकालना है, पीएच। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको आयन की फॉर्म में तोड़ के देखेंगे। ये इस तरह से आयन की फॉर्म में टूटता है। एक से मिलता है एक एच आयन, और 0.01 मोलर से कितना मिलेगा, 0.01 मोलर एच आयन मिलेगा। यानी एच आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 0.01 मोलर, जिसे आप 10⁻⁻² मोलर भी बोल सकते हैं। अब पीएच का फार्मूला, दिस इज माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 10⁻⁻²। अब देखिए लॉग है, कैसे सॉल्व होगा, पावर हमेशा यहाँ आगे आ जाती है। सो वी कैन से -2 log 10, ये आपके पास रहेगा, यानी पीएच की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कुछ लॉग की वैल्यू जरूर याद रखिए, जैसे log 2 0.3010, log 3 0.4771, ये आपके पास log 4 0.6020, log 5 0.6990, ये याद रखिएगा। log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3। इन वैल्यूज को अगर याद रखेंगे तो आप ही के लिए आसानी रहेगी। दूसरा देखिए NaOH। NaOH एक बेस है। अगर एक बेस है तो पहले हमें बताना है POH। POH के लिए पहले मैं NaOH को स्प्लिट करूंगा। It will be splitted as Na positive and the OH negative. Now I can understand 1 mole of this give 1 mole of Na, 1 mole of OH। एक मोल एक मोल यहाँ पर दे रहा है, और मोलैरिटी कितनी है, 0.01। So I can say 0.01 mole of NaOH, it gives 0.01 molar, it gives 0.01 molar. Means OH ion concentration in this case will be the 0.01 molar. So this is 0.01 molar, or I can say 10⁻⁻² molar. So we can say the concentration of POH ion is 10⁻⁻². So now I can say POH is equal to minus log 10⁻⁻². While solving the log, I can say, so it will be POH is equal to 2. If POH is equal to 2, then pH will be equal to, according to the formula, 14 minus POH. Then we can say 14 minus 2, hence it is 12. So the answer of pH will be 12 in this case. इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे pH को बता सकते हैं। pH के न्यूमेरिकल कोई ज्यादा मुश्किल कैटेगरी के नहीं आते, दो चार जो भी आते हैं अभी हम उसको साथ साथ बता ही रहे हैं, उसको बस सीखते जाइए। आपको सॉल्व करने के लिए दिए हमने ये न्यूमेरिकल, और ये है ऑप्शन। ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप सॉल्व कीजिए इन सभी न्यूमेरिकल को। आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, HNO3 एसिड है, डायरेक्ट पीएच निकालेंगे। ये बेस है, डायरेक्ट पीओएच निकालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, डायरेक्ट पीएच निकालेंगे। आंसर आने चाहिए यही। अगर आंसर में रहती है कुछ गड़बड़ी आपके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज मैं कहूंगा आप जो इस वक्त लाइव चैट में होते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ भी आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए माइंडसेट जरूरी है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो जब एक की मदद करते हैं, ऊपर वाला आपकी दुगनी मदद करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब पीएच ऑफ मिक्सचर को जान लीजिए। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस। सपोज आपसे कह दिया आपके पास एसिड का मिक्सचर है, बेस का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, गौर कीजिएगा। आपसे कहा गया अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय 100 cc 1.5 मोलर HCl 100 cc ऑफ अनदर सैंपल। मेरे पास दो सैंपल है, एक की मोलैरिटी 1/5 है, एक की मोलैरिटी 1/10 है। मुझे पीएच बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो मिक्सचर की पीएच क्या है। मिक्सचर की पीएच का फार्मूला सामने ही है। Molarity of mixture is equal to M1V1 part 1 M1V1 sample 2 divided by V1 plus V2. Now let this is the sample 1 100 cc 1/5. So I can say M1 हो गया 1/5, ये हो गया 100, और दूसरे में M2 हो गया 1/10 into 100 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी दोनों का वॉल्यूम मींस 100 प्लस 100 दोनों का वॉल्यूम हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपके पास 20 आ गया, ये आपके पास 10 आ गया। सो आई कैन से 30/200, और आई कैन से इट इज 1.5 into 10⁻⁻⁻1 मोलर।
ये आपके पास आता है और यू कैन से 15 into 10⁻², मोलर, ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आ गई तो H आयन कंसंट्रेशन HCl gives you H positive Cl negative, एक से मिलता है एक H आयन, तो 15 into 10⁻² से कितना मिलेगा? 15 into 10⁻² H आयन। तो H आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स हो गई है 15 into 10⁻² मोलर। बस आसान है, इस वैल्यू को pH में सॉल्व कीजिए। अगर ये बेस होता तो OH आयन कंसंट्रेशन को pH में पुट करते और फिर आप उसकी pH निकालते। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है। तो आई कैन से pH is equal to -log 15 into 10⁻², और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ये आपका 0.8239, ये रहेगी इसकी pH, ये आएगा आपके पास जवाब। तो इस तरह से आपने ये मिक्सचर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करना, बार बार देखना, चीजों को बार बार समझने की कोशिश करना, और ये है आपके होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल। अगर पहले ही सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो, इनको सॉल्व करो। आपके पास कैलकुलेटर इस वक्त पड़े हैं। वैसे तो कोशिश ये हो कि कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर साथ के साथ काम कर रहे हो जहाँ समय कम है तो आप इसको साथ के साथ सॉल्व करो। पहले का जवाब ये आपको दे दिया गया, दूसरे का आंसर ये आपको दे दिया गया, इससे आपको आसानी रहेगी, आप इसका जवाब बता सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, अगर आपको pH बतानी है 10⁻⁸ मोलर HCl, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों को इसका आंसर तो रटा हुआ होता है, बच्चों को आंसर रटा हुआ होता है। देखिए कैसे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर HCl कंसंट्रेशन आपको 10⁻8 दी गई है। अगर HN कंसंट्रेशन देखेंगे 10⁻8 होगी। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड, अगर हम इस बात को मानते हैं और pH निकालने की कोशिश करते हैं तो pH यहाँ पर कितनी आएगी? pH इसकी सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 8। नाउ अगर ये एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन की pH 8 हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये गड़बड़। एसिडिक सोल्यूशन क्या आपको याद है ना? pH स्केल, pH 0 से लेके अप टू 7 एसिड, 7 से आगे बेस होता है, 7 से नीचे एसिड होता है, 7 से ऊपर बेस होता है। ये pH अगर 8 आ गई तो इसका मतलब ये बेस हो गया। बेस ये हो नहीं सकता, ये क्या है? आपका एसिड है, तो इसका मतलब ये मेथड गलत है। अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन 10⁻8 मोलर, अगर पॉइंट में बोलेंगे तो 0.00000051 मोलर आएगा, जो कि बहुत कम है, यानी ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। तो यहाँ पर टोटल H आयन कंसंट्रेशन होगी H आयन फ्रॉम द एसिड एज वेल एज H आयन फ्रॉम द वाटर। यहाँ पर जो टोटल H आयन होंगे वो एसिड से भी आएंगे, वाटर से भी आएंगे। एसिड से कितने आ रहे हैं? 10⁻8, और वाटर के अंदर H आयन कंसंट्रेशन होती है 10⁻7। अगर आपको याद नहीं है तो अब याद कर लीजिएगा, 10⁻7 होता है। अब तो टोटल H आयन कंसंट्रेशन आपके पास होगी 10⁻8 फ्रॉम द एसिड एंड दिस इज फ्रॉम द वाटर। नाउ कॉमन निकालिए 10⁻8, सो वी कैन से 1 + 10 लिखा जा सकता है, और मैं लिख सकता हूँ 11 into 10⁻8, ये है आपके पास H आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आपने इस वैल्यू को लॉग के लिए पुट करना है, और आपको शायद पता होगा जो मल्टीप्लाई होता है लॉग में वो प्लस हो जाता है, लॉग 10⁻8, और इन लॉग की वैल्यू को सॉल्व करके 6.96, यानी ऑप्शन नंबर बी ये जवाब। आप बेशक से इसको रट के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एसिड की जगह आपको बेसिक सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है, गड़बड़ वहां भी हो सकती है, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम, आपको रिएक्शन दी गई है। इन द अबव रिएक्शन द ब्रोस्टेड लॉरी एसिड्स आर, यहाँ पर एसिड कौन कौन है? पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन में HCO3 है, H2O है, H2O ने एक H पॉजिटिव इसको दिया तो ये H2CO3 में बदल गया, यानी ये है यहाँ पर एसिड। अब बैकवर्ड रिएक्शन में देखिए, बैकवर्ड रिएक्शन में OH है, H2CO3 है, इसने प्रोटॉन इसको दिया तो ये वाटर में बदला और ये HCO3 में, तो ये है एसिड। तो दोनों के दोनों एसिड यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हैं, तो आप कह सकते हैं ये एसिड कौन कौन हो गया आपके पास? यहाँ पर H2O एंड H2CO3, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, आपको रिएक्शन दी गई है। अ कंपाउंड देन कुड बी एडेड टू कॉज दिस इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टुवर्ड द राइट, राइट हैंड साइड पे यहाँ इसको कौन शिफ्ट कर सकता है? आपने ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा था, और ली चैटले प्रिंसिपल के अंदर यही होता था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट बढ़ाएगा
वो रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या प्रोडक्ट हटाएगा वो रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। अगर आप इसमें मिलाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रोडक्ट है आपका, जो भी कि रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है अगर आप इसमें बाहर से ये मिलाते हैं। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप यहाँ से मिलाते हैं तो आप OH आयन डालेंगे, OH आयन कॉमन आयन हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप NH4Cl डालेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है, Na2O में कोई भी कॉमन आयन नहीं है। तो अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। इसके ऐड करते ही रिएक्टेंट बढ़ेगा और रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आगे देखिए, एज H3O आयन इन ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस द OH आयन। अगर H3O आयन की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं तो OH आयन की कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगी? देखो सीधी सी बात है, H आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? एसिडिक कैरेक्टर कम करना। और अगर एसिडिक कैरेक्टर कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक कैरेक्टर वहां पर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और pH भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। ट्राई कीजिए इन कुछ न्यूमेरिकल को, इन कुछ क्वेश्चन को। पहले में आपको pH निकालनी है, NaOH दिया गया है, मेथड में आपको करवा चुका हूं, और बस उसी मेथड को सॉल्व करते हुए जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप इसको बाद में ट्राई कीजिए, मैं तो कहूंगा पॉज करके साथ साथ, क्योंकि कई बार बाद में आप काम करने में थोड़ा सा आलस मानते हैं। कोशिश कीजिए, पहले POH निकाल लीजिए। POH अगर आपका आ जाएगा तो pH निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनता है। कैलकुलेट H आयन कंसंट्रेशन फॉर्म बाय मिक्सिंग इतना HCl विद इतना KOH। अब आपके पास एसिड और बेस है, आपने इन दोनों को मिलाना है, यानी मिक्सचर है। मिक्सचर की आपको pH बतानी है, ट्राई करना है। मेथड आप सीख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्जुगेट एसिड बताना है इसका। कॉन्जुगेट एसिड बताने का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था? स्पीसीज प्लस H पॉजिटिव। स्पीसीज है आपके पास HSO4-2, इसमें एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये बनेगा H2SO4-1। अब देख लीजिए क्या ये कहीं पर ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन H3O पॉजिटिव आयन एंड OH आयन। अभी हमने आपको बताया था कि आपके पास Kw होता है, Kw इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड द OH आयन। H आयन को हम H3O पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट बनता है। 8th क्वेश्चन ये है आपके सॉल्व करने के लिए। H आयन कंसंट्रेशन बतानी है आपको और बस आपके पास सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर ए बनता है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, मैंने कल की लाइव क्लास में भी ये कहा था कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज, मैं हर एक क्वेरीज का एक एक इंडिविजुअल कई बार जवाब नहीं दे सकता हूं। तो इंटरनेट एक बहुत सशक्त मीडिया है, आप इंटरनेट पे अपने इस क्वेश्चन को टाइप कीजिए, डेफिनेटली आपको 100% आपको वहां पर जवाब मिलता है। लेकिन बेकार में इधर उधर परेशान होने की बजाय आप इंटरनेट पे जाइए, वहां पर क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उससे रहेगी आपको आसानी, इतना कम से कम ध्यान रखिए। अब लास्ट में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में बदलाव नहीं आने देता, उसे हम बफर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो पीएच में बदलाव नहीं आने देता। बफर सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर याद करना है सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस की पहचान यही है कि दिस द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द वीक बेस। लेट ये है आपके पास वीक एसिड CH3COH, वीक बेस NH4OH, और इनको मिलाने से सॉल्ट क्या बनेगा, इसका ये पार्ट CH3CONH4 ये सॉल्ट बनेगा। तो ये हुआ आपका बफर। एग्जाम में पहचानने को आ सकता है कि पहचानिए इसमें से कौन सा बफर है, तो बफर हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जरा सी प्रैक्टिस करेंगे बात बन जाएगी। ऐसे ही CH3COH है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड में जब ये रिएक्शन होगी तो ये बनेगा CH3COO होल ट्वाइस कॉपर। इस तरह से आप इस सॉल्ट को बना सकते हैं, ये बफर की तरह एक्ट करेगा। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर में होते हैं दो तरह के, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। देखिए एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी यहाँ पर एक होगा आपका वीक एसिड CH3COH वीक एसिड, और एक इस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रफ में सॉल्ट बना के देख लो। NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड, रफ में सॉल्ट बनाओ क्या बनेगा CH3CONA। तो इस CH3CONA को यहाँ लिख दो, तो हम कहेंगे CH3COH प्लस CH3CONA। इस सॉल्ट को हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये है हमारा बफर मिक्सचर। ऐसे ही बेसिक बफर को देख लो, वीक बेस जैसे कि NH4OH, और फिर क्या लिखा है सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रफ में सॉल्ट बना के देख लो, और ये क्या बनेगा आपके पास NH4Cl, वाटर तो बाहर चला जाएगा, तो NH4OH प्लस NH4Cl। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन को बार बार इसको पढ़ो, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि भाई बफर में सिंगल सब्सटेंस का सॉल्ट क्या होता है और मिक्सचर का सॉल्ट क्या होता है। वो
सारे के सारे सॉल्ट यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये है एसिडिक बफर, इसमें पीएच निकालने का फार्मूला, बेसिक बफर पीओएच निकालने का फार्मूला और पीएच/ओएच इज इक्वल टू 14 ये फार्मूला। इन्हें हम हेंडरसन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें से हेंडरसन इक्वेशन क्या है। तो एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन ये दी गई है, बेसिक के लिए ये दी गई है और ये है आपके पास न्यूमेरिकल। आपने अपने आप इसको ट्राई कर लेना है, मेथड में बता ही रहा हूं। आपको कहा गया है कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर, इतना एसिटिक एसिड है। अब ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, सीधी सी बात है, एसिड दिया गया है तो एसिडिक बफर का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ के दिया गया है, के दिया गया है तो आप पीके निकाल सकते हैं, माइनस लॉग के पीके आ जाएगा जिसकी वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा। ये है सॉल्ट कंसंट्रेशन ये रही, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, ये है एसिड कंसंट्रेशन ये रही, वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए जवाब आना चाहिए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, इतना NH4OH और ये NH4Cl। NH4OH क्या है, बेसिक बफर का फार्मूला याद करेंगे। Kb दिया गया है तो पहले निकाल देंगे Pkb विच इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb और इस तरह से यहाँ पर Pkb की वैल्यू आएगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको ये दी गई है, बेस की कंसंट्रेशन ये दी गई है, सारी की सारी वैल्यू होती है आपके पास और इस तरह से सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी ये बनेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के पूरे चैप्टर को तैयार करना था। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए हैं, बाकी मैं यही कहूंगा पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस को किसी भी मल्टीपल चॉइस की बुक में सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली चैप्टर तैयार हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को तैयार कर लिया, यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा तैयार हो गया। बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, आगे बढ़ने की, आगे कुछ करने की। तो इसी तरह से बच्चों हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ऑनलाइन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनका मॉक टेस्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, उनका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आज वहां पर आउट कर दिया जाएगा और बाकी सभी बच्चे अपने इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। पिछले 15 सालों का क्वेश्चन इस वक्त वो की है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट बच्चा।